तो भाइयों आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हार्ली अपने केव से बाहर निकलने के बाद सीधा स्टेट ऑफ यू की तरफ निकल जाता है हेवन सोरिंग सिटी के ट्रेड मीट को अटेंड करने के लिए। पर रास्ते में उसकी मुलाकात एक दूसरे नेशन सोल के कल्टिवेटर से होती है जिसका नाम होता है मार्कस नानलांग, जिससे हार्ली की फ्रेंडली फाइट होती है। जिसके बाद मार्कस नानलांग हार्ली को एक जेट स्लिप देता है और कहता है कि ट्रेड मीट के चौथे दिन भी इस जगह पे आ जाना, वहाँ पर तुम्हारा जरूर फायदा होगा। यह कहकर मार्कस नानलांग वहाँ सीधा चला जाता है। तो जिसने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा जाके उसे पहले देख ले, नहीं तो आगे की स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो अब आगे जैसे ही वो मार्कस नानलांग वहाँ से जाता है तो मुपलिंग तुरंत भाग के आती है हार्ली के पास और कहती है कि आप ठीक हैं। वहीं हार्ली देखता है मुपलिंग का चेहरा ब्लश कर रहा होता है और उसकी धड़कनें काफी तेज होती है। यह देखकर वो समझ जाता है कि इतनी छोटी सी फाइट से भी मुपलिंग इतना ज्यादा घबरा जाती है। वहीं पर मुपलिंग काफी खुश लग रही थी, वह ज्यादा सिक्योर भी फील कर रही थी हार्ली के पास। तब हार्ली मुपलिंग के ऐसे कंसर्न चेहरे को देखकर उसका भी दिल थोड़ा हिल जाता है और धीरे से आवाज में कहता है कि यह कुछ नहीं था, यह बस थोड़ा एक फ्रेंडली फाइट था और कुछ नहीं। वहीं वो ओल्ड मैन ल्यू बोलता है कि जूनियर मार्शल ब्रदर हान, तुमने तो सच में कई सारे सीक्रेट छुपा रखे हैं, मैं बिना वजह के ही इतना ज्यादा चिंता कर रहा था तुम्हारी। तब हार्ली कहता है कि मैंने कभी अपने सीनियर ब्रदर से ऐसा कुछ नहीं छिपाया है, बस बात यह है कि आपने कभी पूछा ही नहीं। अभी फिलहाल हमें जल्दी करना चाहिए, ये स्पिरिचुअल सेंस की फाइट की वजह से काफी सारे कल्टिवेटर यहाँ पर आते ही होंगे। तब वो ओल्ड मैन ल्यू कहता है बिल्कुल सही, अगर ये बात फैल गई तो काफी ट्रबल क्रिएट हो जाएगा, हमें जल्दी चलना चाहिए सोरिंग हेवन सिटी की तरफ। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हार्ली एक पहाड़ के किनारे खड़ा होता है कई किलोमीटर दूर उस शहर से, जहाँ से उस शहर की दीवारें दिख रही होती है और हार्ली कहता है तो ये है सोरिंग हेवन सिटी। तब वो ओल्ड मैन ल्यू बोलता है कि जूनियर मार्शल ब्रदर, तुमने पहले कभी इतने बड़ा शहर नहीं देखा है क्या? 9 नेशन यूनियन ने इसे कई बार एक्सपेंड किया है, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा साइज का हो पाया है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये हेवनली साउथ का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन ये टॉप 5 में जरूर आता है। पूरा शहर ही एक ही सोर्स के बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है। हार्ली यह सुनकर हल्के से मुस्कान देता है, उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि कौन सा शहर हेवनली स्टार सिटी से बड़ा हो सकता है। ये सोरिंग हेवन सिटी 50 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा शहर था, लेकिन उसको हार्ली जब हेवनली स्टार सिटी से कंपेयर करता तो यह बहुत छोटा होता है उसके सामने। हार्ली को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुपलिंग जो उनके साथ थी वे उस क्लियर स्टोन सिटी को देखकर काफी शॉक और अमेज्ड हो जाती है। तब वो ओल्ड मैन ल्यू नखरे करते हुए बोलता है कि हमें सोरिंग हेवन सिटी तक पैदल ही चलकर जाना होगा, कितना ज्यादा ट्रबलसम है। तब हार्ली काल्मी जवाब देता है कि 9 नेशन यूनियन के पास ऑप्शन भी क्या है, इतने हाई ग्रेड कल्टिवेटर यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं तो वे सबको नहीं मैनेज कर पाएगा अगर वो हवा के रास्ते से जाते हैं अंदर। ये एयर रिस्ट्रिक्शन सिर्फ दिखाने के लिए है, अगर एक नेशन सोल का कल्टिवेटर उड़ना चाहे तो ये उसे नहीं रोक सकते। तब वो ओल्ड मैन ल्यू हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगा जूनियर मार्शल ब्रदर इस बात पर इरिटेट होंगे, लेकिन तुम तो काफी ओपन माइंडेड हो। चलो ठीक है, चलते हैं, जितना ही जल्दी हम शहर में पहुंचेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा हमारा। मार्कस नानलांग और हार्ली के फाइट के बाद ओल्ड मैन ल्यू का हार्ली के प्रति एटीट्यूड काफी फ्रेंडली हो चुका था। फिर हार्ली स्माइल करते हुए उन तीनों के साथ शहर के गेट की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि वो सोरिंग हेवन सिटी के पास पहुंचने वाले थे, इस वजह से हर डायरेक्शन में काफी भीड़ थी। हार्ली और वो ओल्ड मैन ल्यू अपने कल्टीवेशन को छुपा लेते हैं और वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के कल्टीवेटर का रूप ले लेते हैं। 9 नेशन यूनियन के प्रोटेक्टर उस गेट पे खड़े होते हैं, लेकिन उनको हार्ली और ओल्ड मैन ल्यू पे थोड़ा भी शक नहीं होता। शहर में घुसने के बाद उन्होंने देखा कई सारे बड़े बड़े ओल्ड बिल्डिंग एक लाइन में बने हुए थे, हर बिल्डिंग के बीच में स्टोन से बने हुए रास्ते थे जो एक वेब लाइक पाथवे की तरह नेटवर्क बनाते थे। वह ओल्ड मैन ल्यू यहाँ पर पहले ही आ चुका था, तो वह सजेस्ट करता है कि चलो पहले एक फिक्स्ड रेसिडेंट ले लेते हैं, इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, यहाँ स्पेशल पेविलियन है जो सिर्फ नेशन सोल कल्टिवेटर के लिए बना है, हम सीधे उधर चलते हैं। हार्ली ने बिना ऑब्जेक्शन दिए मुपलिंग के साथ एल्डर ल्यू के पीछे चला गया। थोड़ी देर बाद वह ओल्ड मैन ल्यू दोनों को शहर के एक कोने में ले जाता है, वहाँ पर एक सफेद लाइट का बैरियर बना होता है, उसके पीछे कई सारे सिंपल डिजाइन के एलिगेंट पवेलियन बने थे। बाहर कुछ कल्टिवेटर खड़े थे जो अंदर के पवेलियंस को एडमिरेशन के साथ देख रहे थे, लेकिन वह ज्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और सीधे वहां से चले जा रहे थे। तब वो ओल्ड मैन ल्यू समझाता है कि ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ नेशन सोल कल्टिवेटर ही पार कर सकता है। फिर वो अपने हाथ को बैरियर पे रखता है, उसके प्लम से एक ब्लू लाइट निकलती है और बैरियर में एक होल बन जाता है और फिर वो तुरंत अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो बैरियर तुरंत क्लोज हो जाता है। हार्ली थोड़ा सोचता है, जिसके बाद वो अपने माउथ से अजरा मिस्ट को निकालता है। जैसे वो मिस्ट बैरियर से टकराता है 3 मीटर का बड़ा होल बन जाता है। हार्ली मुपलिंग की कमर को पकड़ता है और अपने पास खींच लेता है और अपने बाहों में लेकर सीधा अंदर चला जाता है। मुपलिंग भी हार्ली के बाहों में आकर ब्लश करने लगती है और उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आ जाती है। वहीं देखकर ओल्ड मैन ल्यू काफी सरप्राइज हो जाता है कि हार्ली ने इतनी आसानी से बैरियर को तोड़ दिया। फिर वो स्माइल करते हुए पवेलियंस की तरफ इशारा करता है, कहता है कि ये सब पवेलियंस नेशन सोल कल्टिवेटर के लिए बने हैं, उनके साथ उनके डिसाइबल भी यहाँ पर रह सकते हैं जो उनके साथ आए हैं। जो पवेलियन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है उनके बाहर रिस्ट्रिक्शन ग्लो कर रहा होगा, लेकिन सब कल्टिवेटर यहाँ नहीं रहते। कुछ सेंट्रिक को यह पवेलियन पसंद नहीं आता और वो सिटी के बाहर ही इंड्स में रहना पसंद करते हैं और सच में कुछ पवेलियंस की रिस्ट्रिक्शन ग्लो कर रहे होते हैं। तब ओल्ड मैन ल्यू 2 पवेलियन की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, जूनियर मार्शल ब्रदर हान, चलो ये दोनों पास के पवेलियन ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम दोनों पास पास ही रहेंगे। हार्ली उन पवेलियंस को थोड़ा एग्जामिन करता है, जिसको कहता है ठीक है, जैसा तुम कहते हो सीनियर ब्रदर। जैसे ही वो लोग पवेलियन डिसाइड कर रहे होते हैं, एक और पवेलियन का लाइट बैरियर खुलता है और वहां से एक छोटा सा फिगर बाहर निकलता है। वे हार्ली और ओल्ड मैन ल्यू की तरफ देखकर बोलता है कि क्या ये ब्रदर ल्यू है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने जल्दी आ जाओगे। हार्ली तब उस वॉइस की तरफ देखता है, वह एक बच्चा था जिसकी स्किन बहुत ही ज्यादा डेलिकेट और फ्लॉलेस थी। हार्ली ने इसे पहले भी देखा था, यह चाइल्ड फायर ड्रैगन है जो टीन सेट के सीक्रेट एरिया में मिला था। उसके ब्राइट आइज तुरंत हार्ली पर और मुपलिंग पर आ जाते हैं और वो थोड़ा शॉक हो जाता है। उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसने तुरंत याद किया कि ये दोनों शॉर्ट ट्रायल असेंबली के फाइनलिस्ट थे। हार्ली ने अपने कल्टीवेशन को छुपाया था, लेकिन उसने ज्यादा बड़े टेक्निक का यूज नहीं किया था, जिसकी वजह से सेम लेवल के कल्टीवेटर उसे तुरंत पहचान लेते। वह छोटा फायर ड्रैगन थोड़ा सा
सरप्राइज होता है, लेकिन वह फिर समझ जाता है। तभी ओल्ड मल्लूक मुस्कुराकर बोलता है कि तो ये लाल निकले, तुम यहाँ कैसे कह सकते हो कि हम इतना जल्दी आए हैं, तुम तो मुझसे पहले भी आ गए। वैसे ही हमारे सेक्टर के नए एल्डर हान है, जूनियर मास्टर ब्रदर हान। मुझे लगता है जूनियर ब्रदर हान तुम पहले ही ब्रदर लान से मिल चुके हो, तो फिर इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तब वो छोटा फायर ड्रैगन स्माइल करते हुए कहता है तो ये सच है कि फिलोदाइस थान अब ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेट के नए एल्डर बन गए हो? मेरी तो आंखें ही खराब है, मैं उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। तब हाली स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तो बस सेक्रेट स्पिरिट वेल ट्री के रिपीटेशन सुनकर वहां पर देखने गया था। मुझे उम्मीद है कि फिलोदाइस लान उस बात का बुरा नहीं मानेंगे। तब वो छोटा फायर ड्रैगन तुरंत जवाब देता है कि अब जो तुम ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेट के एल्डर बन गए हो तो इस बात को छोड़ दो। वैसे तुम दोनों का आना काफी सही वक्त पे हुआ है। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ क्रिस्टल ड्रैगन पवेलियन में जा रहा हूँ, वहाँ पर एक स्मॉल स्केल ट्रेड मीटिंग होने वाली है, तुम दोनों भी मेरे साथ चलो, शायद तुम्हें कुछ पसंद आ जाए। थोड़ा भी बकवास नहीं करता और सीधा उन दोनों को इनवाइट कर देता है। तब वो ओल्ड मल्लू खुश होकर बोलता है वाह इतनी जल्दी एक्सचेंज चालू हो गया, शायद हम सच में सही वक्त पे आए हैं। जूनियर मास्टर ब्रदर हान, ऐसे एक्सचेंज काफी रेयर होते हैं, अगर हमने इसे मिस कर दिया तो हम काफी अच्छे आइटम को छोड़ देंगे। तब हानली स्माइल करते हुए बोलता है कि चलो सीनियर मास्टर ब्रदर लान के साथ चलकर देख ही लेते हैं। फिर हानली और ओल्ड मल्लू अपने पवेलियन के बाहर एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, लेकिन उससे पहले हानली मुपलिंग को कहता है कि तुम पवेलियन के अंदर ही रहना। फिर रास्ते में चाइल्ड फायर ड्रैगन एक्सप्लेन करते हुए जाता है कि क्रिस्टल ड्रैगन पवेलियन मेन 9 नेशन यूनियन के दोस्त का है, उसका कनेक्शन काफी बड़ा है, उसके कई सारे दोस्त है अलग अलग फैक्शन में, इस वजह से वह यह ट्रेड मीटिंग अरेंज कर पाया है। लेकिन अननेसेसरी ट्रबल को अवॉइड करने के लिए वहाँ पर जो भी पार्टिसिपेट करने वाला है वह अपने चेहरों को चेंज करके जाने वाला है। तब ओल्ड मल्लू क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है कि ब्रदर लान की बात सुनकर लगता है कि तुम दाइश हेवन क्रिस्टल की बात कर रहे हो। मुझे याद है कि दाइश हेवन क्रिस्टल को ऐसे ट्रेड मीटिंग को अरेंज करना पसंद नहीं है, क्या वह सच में ट्रेड मीटिंग होल्ड करने वाला है? तब वो चाइल्ड ड्रैगन हंसते हुए बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि फिलोदाइस लू मेरे पुराने दोस्त की रिपीटेशन को जानते हैं। वैसा तो उसका इस टाइप के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसे कुछ जरूरी रेयर मटेरियल चाहिए, इस वजह से लगता है कि यही वजह है कि वह खुद से ट्रेड मीटिंग को अरेंज कर रहा है। तब वो ओल्ड मल्लू सिर को हिलाते हुए कहता है कि ओ अगर ऐसी बात है तो शायद ये सच होगा। हानली वहीं पर चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रहा होता है, उसका एक्सप्रेशन हमेशा की तरह एकदम काम था। तब तक तीनों पहुंच चुके होते एक सफेद पवेलियन के पास। वे बिल्डिंग 3 स्टोरी टॉल थी और उसके एंट्रेंस पर एक सिल्वर बोर्ड लटक रहा था जिसपे लिखा था क्रिस्टल ड्रैगन पवेलियन। जब वो तीनों पवेलियन के बड़े दरवाजे के पास पहुंचे तो हानली कैजुअली अंदर की तरफ देखता और काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि अंदर का सीन एक नॉर्मल रेस्टोरेंट जैसा ही लग रहा था। लोग खाना खा रहे थे, शराब पी रहे थे और वेटर्स प्लेट लेकर इधर उधर भाग रहे थे। हवा में खाने की खुशबू, शराब की स्मेल और कप की टकराने की आवाज आ रही थी। और गेट पर एक वुडन प्लेट भी लटका हुआ था जिसपे लिखा था कि ये बिल्डिंग ऑक्यूपाइड है, आउटसाइडर अलाउड नहीं है। फिर वो चाइल्ड ड्रैगन हंसते हुए बोलता है कि ये हेवन क्रिस्टल ओल्ड गोस्ट अभी भी अपने इल्यूजन के ट्रिक से खेलेगा लगता है, उसका बचपना अभी गया नहीं है लगता है। फिर वह उसको इग्नोर करता है और सीधे उसके अंदर चला जाता है। जब हानली यह बात सुनता है तो उसके दिल में एक थॉट आता है और वह अपने स्पिरिचुअल सेंस को पूरे फ्लोर पर स्वीप करता है। तुरंत उसके चेहरे पर एक अजीब एक्सप्रेशन आ जाता है, मतलब उसने समझ लिया था कि ये एक इल्यूजन है, फिर भी वह उसके अंदर चला गया। फिर वह दोनों भी अंदर चले जाते हैं। जब वो तीनों अंदर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि जो गेस्ट थे, वेटर थे, स्मेल आ रही थी, वह सब एकदम से गायब हो जाती है। अंदर से भी एक ग्रे मिस्ट थी जो बिल्डिंग को चारों ओर से घेरे हुए थी। सेंटर में एक पुराना वुड टेबल था जिसमें एक कॉपर लैंप जल रहा था, उसके पीछे एक ग्रे रोब डॉयस बैठा था, स्माइल करते हुए बड़े ही फ्रेंडली टोन में। उसका चेहरा देखकर लगता है कि वह 60 साल का दिख रहा था। तब वो बुढ़ा बोलता है कि ओ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्रदर लान यहाँ पर आ जाएंगे। वे हानली की तरफ देखकर कहता है कि ये एजुअल रोड फिलोदाइस तो मुझे नए लग रहे हैं, क्या ये अभी रिसेंटली नेशन सोल के स्टेज में एंटर किए हैं? तब हानली रिस्पेक्टफुली सैल्यूट करते हुए कहता है कि मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेट का हानली हूँ, एक नया नेशन सोल कल्टीवेटर। मुझे उम्मीद है दाइश हेवन क्रिस्टल मुझे फ्यूचर में थोड़ा गाइडेंस देंगे। तब वो हेवन क्रिस्टल हंसते हुए बोलता है कि ओ तुम फिलोदाइस लू के सेक्ट से हो, तुम्हारी यंग एज कर देखकर लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर काफी ब्राइट होगा। तब वो चाइल्ड फायर ड्रैगन इंपेशेंट हो जाता है और बोलता है कि छोड़ो यह सब बात, दूसरे लोग भी आने वाले होंगे, हमें सीधे ऊपर चलना चाहिए। तब वो हेवन क्रिस्टल सीज करते हुए बोलता है कि ब्रदर लान अभी भी इतना ज्यादा इंपेशेंस है, वैसे भी सब लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं, शायद कुछ लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट भी कर दिया होगा। फिर वो हेवन क्रिस्टल हानली और ओल्ड मल्लू की तरफ हाथ बढ़ाता है और उन्हें 2 मास्क देता है और कहता है कि तुम्हें इसे पहनना चाहिए, इसकी जरूरत होगी तुम्हें। वहीं पर वो चाइल्ड फायर ड्रैगन गुस्से जैसे शकल बनाकर कहता है कि तो तू जानता है कि मेरी शकल चेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मुझे मास्क नहीं दे रहा है। चाहे मैं कोई भी इल्यूजन लगा लूं, मुझे मास्क की जरूरत ही नहीं होगी, सब मुझे ऐसे ही पहचान लेंगे मेरी साइज की वजह से ना। जिसे सुनकर हेवन क्रिस्टल कैजुअली स्माइल करता है और हानली और ओल्ड मल्लू को मास्क दे देता है। फिर उसने एक वाइट लाइट वेव करी और मिस्ट के पीछे एक चमकता हुआ स्टेयर रिवील हुआ जो सेकंड फ्लोर तक जाता था। वो तीनों बिना कुछ कहे सेकंड फ्लोर पर जाने लगते हैं। हानली ने अपना मास्क पहन लिया था, वो मास्क काफी ठंडा और सॉफ्ट था और पहनने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ भी पहना ही ना हो। लू ने भी उस मास्क को पहन रखा था और उसका चेहरा एक वुडन कर्व्ड स्टैचू की तरह लग रहा था। सेकंड फ्लोर पर एंट्री करते ही हानली काफी शॉक हो जाता है क्योंकि अंदर का स्पेस काफी बड़ा था, बाहर से कई गुना बड़ा। ये एक स्पेस बेंडिंग टेक्निक थी। सीलिंग और वॉल में कई सारे 100 से भी ज्यादा ग्लोइंग मून स्टोन्स लगे होते हैं जो उस जगह को चमकदार बना रहे थे। और वहीं पर कई सारे टेबल लगी होती है और वहाँ पर कई सारे मास्केट कल्टीवेटर बैठे होते हैं। सभी का स्पिरिचुअल ऑरा क्लियरली नेशन सोल के लेवल पर था और कुछ मिड स्टेज नेशन सोल के स्टेज पर भी थे जो अलग बैठे थे और कोई उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हानली अपने स्पिरिचुअल सेंस से स्कैन करता है लेकिन मास्क की वजह से उनका चेहरा क्लियर नहीं हो पा रहा था और जैसे ही वो अंदर जाते हैं सबकी नजर उनकी तरफ आ जाती है, स्पेशली चाइल्ड फायर ड्रैगन की तरफ, क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना था। और उन सब की नजर में कुछ का गुडविल दिख रहा था और कुछ का हेटर दिख रहा था, कुछ में किलिंग इंटेंट दिख रहा था, मतलब कि पुराने दुश्मन भी वहाँ पर मौजूद थे। चाइल्ड फायर ड्रैगन ने इग्नोर किया और वो एक खाली टेबल पर जाकर बैठ गया। हानली और ओल्ड मल्लू भी उसके साथ बैठ गए। उनके सामने एक मोटा सा आदमी बैठा था जिसका
कमर एक आम आदमी से 4 गुना ज्यादा बड़ा था। उसका वेट इतना ज्यादा था कि उसका चेयर भी बेंड होने लगी थी और उसने मास्क भी नहीं पहना था। और जब उसने हालनी को देखा तो वो स्माइल करने लगता है, लेकिन उसके फेस के फैट की वजह से उसका स्माइल काफी क्रीपी लग रहा था। उसके साइड में एक काफी अच्छे बॉडी कर्व वाली फीमेल कल्टीवेटर बैठी थी। उसने मास्क पहना था और उसकी आंखें बड़ी चार्मिंग और सेडक्टिव थी। फिर भी कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि सबको मालूम था कि डेविल डाउ में लोग कितने ज्यादा कनिंग होते हैं। वहीं पर ओल्ड मल्लू हालनी को तुरंत वॉइस ट्रांसमिशन से बोलता है कि जूनियर मार्शल उदरहान केयरफुल रहना। ये फैटी हार्मलेस है, लेकिन उसके साथ में बैठी औरत एक्चुअली में डेविल डाउ के हार्मोनियस बॉन्ड सेट के फ्लैश रोग डेविलिस है। इनकी सीक्रेट ड्यूल कल्टीवेशन टेक्निक इनको इतना ज्यादा पावरफुल बनाती है। ये मिड स्टेट नेशन सोल कल्टीवेटर से भी लड़ सकते हैं, इनसे पंगा मत लेना। हालनी यह सुनकर तुरंत अलर्ट हो जाता है और सोचता है कि इनसे दूर ही रहना ठीक है। और फिर कुछ समय तक और कल्टीवेटर्स भी आते जाते हैं और थोड़ी देर बाद सभी आ जाते हैं, जिसके बाद लास्ट में वो डॉयच हेवन क्रिस्टल आता है अंदर और स्माइल करते हुए बोलता है कि जब सभी लोग आ चुके हैं तो और किसी को और कुछ कहना नहीं है तो चलो ट्रेड स्टार्ट करते हैं। तभी एक दूसरा कल्टीवेटर वहां पर बैठा हुआ बोलता है कि डॉयच हेवन क्रिस्टल बहुत ज्यादा पोलाइट हो रहे हो, लेकिन अब मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, कैसा रहेगा कि मैं स्टार्ट करूँ ट्रेड। तब वो डॉयच हेवन क्रिस्टल भी हंसते हुए कैजुअली बोलता है कि अगर फिलोडॉयच इंसिस्ट कर रहे हैं तो ठीक है। वह पीछे की ओर हट जाता है और उसे आने की जगह देता है। यहाँ किसी भी ट्रेड मीटिंग का रूल फिक्स नहीं था, क्योंकि जो कल्टीवेटर प्रेजेंट थे वो सब एक्सपीरियंस लोग थे। तब वो ओल्ड कल्टीवेटर हंसते हुए बोलता है कि अगर ब्रदर हेवन क्रिस्टल एग्री कर गए हैं तो मैं भी रिफ्यूज नहीं करूंगा। यह कहकर वो उठता है और स्माइल करते हुए अपने स्टोरेज पाउच को पैड करता है और उसमें से एक छोटी सी वुडन बॉक्स उसके हाथों में रेड लाइट के फ्लैश के साथ आ जाती है। वे बॉक्स कोई आम लकड़ी की नहीं थी, एक रेयर और फैंटेस्टिकल वुड से बना था। बॉक्स के डार्क ग्रीन बॉडी से एक बैंड से रेड फ्लेम निकल रही होती है और उस पर 2 इंटरेस्टिंग गोल्ड और सिल्वर के रिस्ट्रिक्शन तालिस्मान लगे होते हैं। जैसे ही वो मिस्टीरियस बॉक्स सबके सामने आया, सारे कल्टीवेटर्स की नजर उसी पर टिक गई। सबको क्लियरली समझ आ गया था कि बॉक्स के अंदर कोई प्रीशियस आइटम ही होगा और यह देखकर सब और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि इतना रेयर आइटम ट्रेड मेड की बिल्कुल स्टार्ट में प्रेजेंट किया जा रहा है। तब वो ओल्ड कल्टीवेटर क्राउड को थोड़ा स्कैन करता है प्राउड के साथ और फिर वो अपनी उंगली से तालिस्मान की तरफ पॉइंट करता है। जैसे ही वो तालिस्मान बॉक्स से अलग होता है, बॉक्स खुद ही खुल जाता है और धीरे से एक ग्लोइंग रेड स्पीड मशरूम बॉक्स के अंदर से फ्लोट करके बाहर आ जाता है। ये मशरूम छोटा सा था, लेकिन उसके अंदर से जो हीट निकल रही होती है बस वही देखकर सब समझ जाते हैं यह कोई डिवाइन ऑब्जेक्ट है। और ऊपर से जो रेड मिस्ट चारों तरफ उसके नाच रही होती है, उससे और भी ज्यादा वो मेजेस्टिक लग रहा होता है। हालनी जैसे उस मशरूम को देखता है वो ड्रमस्टक रह जाता है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ समझता बाकी कल्टीवेटर ऑलरेडी चिल्लाने लगे। स्कारलेट एसेंस मशरूम, ये तो 3000 साल पुराना स्कारलेट एसेंस मशरूम है। ये सिर्फ वहीं ग्रो होता है जहाँ लावा फ्लो होता है और नॉर्मली तो यह नजर ही नहीं आता। फिलोडॉयस की स्किल काफी कमाल की है। पता नहीं उसके टोन में जेलसी थी या इंप्रेस होने का अंदाज। जैसे ये नाम अनाउंस हुआ, सारे कल्टीवेटर्स के बीच एक अपरोर मच गया। सब आपस में बातें करने लगे। स्कारलेट एसेंस मशरूम, ये तो उन आइस फायर स्पिरिट मशरूम में से एक है, बिल्कुल वर्दी है। और देखो तो ये इतना ज्यादा पावरफुल फायर स्पिरिट की इमिट कर रहा है। जब वो ओल्ड मैन देखता है कि सभी लोग इसको पहचान रहे हैं इस मशरूम को, तो वो सरप्राइज हो जाता है। लेकिन फिर वो अपने आप को संभाल कर क्लामली बोलता है कि अब जब फिलोडॉयस ने इस आइटम को पहचान लिया है तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये एक 3000 साल पुराना स्कारलेट एसेंस मशरूम है जो फायर एट्रीब्यूट मेडिसिन पिल्स के लिए टॉप ग्रेड मटेरियल है। मैं इसे एक्सचेंज करूंगा या तो 1 लाख स्पिरिट स्टोन के लिए या तो इसी वैल्यू के अर्थ एट्रीब्यूट मटेरियल के लिए। जब हालनी सुनता है 1 लाख स्पिरिट स्टोन, वे काफी शौक हो जाता है। उसका दिल मानो रुक ही जाता है। ये मशरूम किसी हाई ग्रेड डीमन कोर के लेवल का भी नहीं था। ये तो स्पिरिट जिनसेन के बराबर का रेयर आइटम था। हालनी के पास खुद के भी कई सारे प्रीशियस टीजर थे। ऊपर से उसने अपने सफर में कई सारे स्टोरेज पाउच लूट कर कई 100,000 स्पिरिट स्टोन इकट्ठा कर लिए थे। और यहाँ तक कि 6 डाउ डेविल के डिसाइपल के पास अकेले ही 3000 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन रहते हैं, जिसने हालनी के वेल्थ को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। इतना ज्यादा वेल्थ किसी भी नेशनल कल्टीवेटर के लिए नॉर्मल नहीं है। लेकिन अगर हालनी को चांस मिले कि वो अपने स्पिरिट स्टोन को खर्च कर रेयर टीजर एक्वायर करे, जैसे कि उसका फ्लावर बास्केट या स्मॉल बेल, वो बिना सोचे समझे ही करेगा। जब हालनी सबके बारे में सोच रहा था तब बाकी कल्टीवेटर भी ग्रीडी होने लगे थे और कुछ लोगों ने तो अभी तक वॉइस ट्रांसमिशन उस ओल्ड कल्टीवेटर के पास भेज दिए थे और कुछ लोग अपने प्रीशियस टीजर को निकाल कर दिखा रहे थे। लेकिन उस ओल्ड मैन ने सभी को एक ही साथ रिजेक्ट कर दिया। अब फिर वो ओल्ड कल्टीवेटर बोलता है कि अरे कोई इंटरेस्टेड है? ये 3000 साल का स्कारलेट एसेंस मशरूम है। मैं इसे 6 साल की मेहनत करने के बाद इसे पा पाया था और मैं इसे सिर्फ 1 लाख स्पिरिट स्टोन के लिए दे रहा हूँ। यह कोई महंगा नहीं है, लेकिन अगर हाँ अर्थ एट्रीब्यूट के मटेरियल के साथ कोई एक्सचेंज करना चाहे तो। लेकिन तुम लोग अगर मुझे यहाँ पर परेशान करने आओ तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तब हालनी अपने गेज से पूरे रूम को स्कैन करता है। उसने देखा कि बहुत सारे कल्टीवेटर्स के एक्सप्रेशन में ग्रेड तो थी, लेकिन कोई भी आगे नहीं जाना चाहता था। मतलब सबको प्राइस ठीक लग रही थी, लेकिन उनके पास एक्सचेंज करने के लिए सही चीज नहीं थी। और यहाँ तक कि चाइल्ड फायर ड्रैगन का फेस भी रिग्रेट से भरा था। उसके कल्टीवेशन जीनियस फायर एट्रीब्यूट था, लेकिन वह फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन यह मशरूम उसके लिए काफी इनक्रेडिबल यूजफुल होता। और जब कोई ऑफर नहीं कर रहा था तब ओल्ड कल्टीवेटर हेल्पलेसली अपने बॉक्स को बंद ही करने वाला था कि तभी हालनी ने वॉइस ट्रांसमिशन भेजा कि फिलोडॉयस इतनी जल्दी क्यों? क्या तुम एक अर्थ एट्रीब्यूट डीमन कोर में इंटरेस्टेड हो? यह सुनते ही वह ओल्ड कल्टीवेटर रुक गया। उसने थोड़ा सरप्राइज के साथ हालनी को देखा और रिप्लाई किया कि तुम्हारे पास डीमन कोर है, लेकिन मेरा स्कारलेट एसेंस मशरूम सिर्फ ग्रेड 7 डीमन कोर या फिर कम से कम ग्रेड 6 के डीमन कोर के ही बदले ही एक्सचेंज होगा। हालनी थोड़ी देर सोचता है। उसके पास कुछ डीमन बीस्ट कोर अभी भी बचे थे जब उसने फिर रिफाइन किया था। ये सभी रेयर बेस्ड के थे, इसलिए हालनी ने सभी को संभाल कर रखा था कि शायद फ्यूचर में और भी ज्यादा यूजफुल हो जाएं। और आज वो चांस आ ही गया था। स्कारलेट एसेंस मशरूम को तो हालनी अपने ग्रीन लिक्विड से मैच्योर कर सकता था, लेकिन डीमन कोर वैसे ही बैठे रहते। प्राइस कंपेयर करना मुश्किल था, लेकिन
लेकिन सैटेड स्टार सी में ग्रेड 7 डीमन कोर बहुत प्रीशियस होते थे, लेकिन फिर भी स्कारलेट एसेंस मशरूम उससे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। हेवनली साउथ में तो सिचुएशन और ही अलग थी, यहाँ तो ग्रेड 6 के ग्रेड 5 डीमन कोर ही बहुत ज्यादा रेयर होता है, इसलिए ग्रेड 7 डीमन कोर से स्कारलेट एसेंस मशरूम को ट्रेड करना काफी फेयर डील था। यही सब सोचकर हार्नली खड़ा हो जाता है और उस ओल्ड कल्टिवेटर की तरफ चलने लगता है। यह देखकर चाइल्ड फायर ड्रैगन और ओल्ड ब्लू दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। वे सभी हार्नली को अमेजमेंट से देखते हैं। हार्नली ने जैसे ही कल्टिवेटर के पास कुछ कदम स्टेप बढ़ाए, उसने अपने हाथ को फ्लिप किया और उसके हाथ में एक जेड बॉक्स आ गया। बिना कुछ कहे उसने कल्टिवेटर की तरफ थ्रो कर दिया। वे ओल्ड कल्टिवेटर उस बॉक्स को कैच करता है और केयरफुली एग्जामिन किया और तुरंत ही उसका चेहरा खुशी से खिल पड़ा और उसने तुरंत कहा कि डील पक्की, और उसने मशरूम को तुरंत हार्नली की तरफ भेज दिया। और हार्नली तुरंत उस जेड बॉक्स को लेकर अपने स्टोरेज पाउच में रख लेता है और अपनी जगह पे धीरे से वापस आ जाता है। ओल्ड मैन ल्यू और वो चाइल्ड फायर ड्रैगन बहुत ही ज्यादा शॉक रहते हैं यह देखकर, लेकिन दोनों ने कोई सवाल नहीं किया। इस समय तक हार्नली को क्लियरली फील हो रहा था कि इस रूम में बैठे सभी कल्टिवेटर्स की गेज उस पर ही ऑब्वियसली स्कारलेट एसेंस मशरूम को ऑफर कर पाना सभी के लिए एक शौक ही था। हार्नली को इसको देखकर कोई भी कंसर्न नहीं था, क्योंकि वह अपनी करंट एबिलिटी के साथ वे किसी भी लेट स्टेज नेशन सोल कल्टिवेटर के अलावा कोई भी इसके टक्कर का नहीं था। फिर दास्ट हेवन क्रिस्टल फिर स्माइल के साथ बोलता है कि चलो अब जब फिलोदाइस्ट का ट्रेड खत्म हुआ तो आगे बढ़ते हैं। अगली फिलोदाइस्ट अपना टीजर दिखाए। लेडी क्या आप अगला स्टेप लेना चाहती हैं? तब वो ग्रीन रोब्ड वुमन ग्रेसफुली खड़ी होकर बोलती है कि क्यों नहीं, मैं अपना टीजर तुरंत दिखाती हूँ। और वो फिर धीरे से कहती है कि मेरे पास रेयर आइटम नहीं है जैसा कि पिछले दास्ट ब्रदर के पास था, लेकिन मैं टूल रिफाइनमेंट टेक्निक में काफी प्रोफिशिएंट हूँ और मैंने रिसेंटली एक इमॉर्टल बाइंडिंग रिंग को रिफाइन किया है जो अभी तक किसी के भी साथ बॉन्ड नहीं हुई है। अगर कोई उसको अपना मास्टर बनाना चाहता है तो वो उसकी फुल पावर को यूज कर सकता है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन यह रिंग चाहे कॉमन मटेरियल से बनी हो, यह रिंग एनिमीज को रिस्टेन करने के अलावा अपने यूजर को भी प्रोटेक्ट करती है और दोनों में ये इक्वली इफेक्टिव है। यह कहकर उसने अपनी स्लीप को हल्का सा हिलाया और एक फाइन व्हाइट रिंग फ्लाई करके बाहर आ गई जो अपने साइज को फ्लक्चुएट कर रही थी और लाइट के साथ फ्लैश कर रही होती है। और बिना ही कुछ बोले उस वुमेन कल्टिवेटर ने अपनी उंगली को उस रिंग की तरफ पॉइंट किया और वह रिंग तुरंत ट्रिम्बल करने लगी और अपने साइज को एक्सपेंड करने लगी और 3 मीटर लंबे साइज की हो गई। उस रिंग के वॉल एक आर्म जितने थिक थे और उस पर एक सिल्वर तालिस्मान कैरेक्टर ग्लो कर रहा था और साथ ही उसके अंदर से एक अजीब स्पिरिचुअल की रिलीज हो रही थी। और वह फिर कहती है कि क्योंकि अभी इस रिंग ने किसी को अपना मास्टर रिकॉग्नाइज नहीं किया है तो इसलिए मैं इसके पूरी पावर को नहीं दिखा सकती, लेकिन तुम सब इसे देखकर ही पता कर सकते हो कि इसकी प्राइस काफी हाई है। मैं इस इमॉर्टल बाइंडिंग रिंग को एक बोतल नेशन सोल के लेवल की कल्टीवेशन पिल के बदले ट्रेड करना चाहती हूँ और अगर कोई अलग ऑफर देना चाहता है तो मैं उसे भी देखना चाहती हूँ। हॉल में जितने भी कल्टिवेटर बैठे थे सबके पास अपने अपने मैजिक ट्रीजर थे, लेकिन मल्टीपल ट्रीजर को रखना जो अलग अलग एबिलिटीज देता है अनकॉमन नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि यह ट्रीजर अभी भी मास्टरलेस था, मतलब इजिली किसी भी डिसाइपल को दिया जा सकता था। नेचुरली जो ट्रीजर नेशन सोल कल्टिवेटर खुद बनाते हैं वो और फॉर्मेशन के कल्टिवेटर के बनाए गए ट्रीजर से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। वैसे भी ज्यादा कल्टिवेटर टूल रिफाइनमेंट में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, खासकर नेशन सोल के कल्टिवेटर। तो जब एक हाई क्वालिटी ट्रीजर सामने आया तो सभी इसे पाने के लिए टेम्पलेट हो गए। कई सारी मेडिसिन बोतल जो ऑफर हुई थी उसको इंस्पेक्ट करने के बाद एक बोतल को चूज करके डील को खत्म कर देती है। ये मॉडल बाइंडिंग रिंग की वैल्यू स्कारलेट एसेंस मशरूम जितनी नहीं थी पर ट्रेड करना आसान था। फिर अगला कल्टिवेटर खड़ा हुआ, उसने अनाउंस किया कि मैं ऑफर कर रहा हूँ स्टार स्टील सैंड। क्या इससे ये ट्रेड किया जाता है? वो ट्रेड मीटिंग स्मूथली चलती रही और हर एक नेशन सोल कल्टिवेटर अपने अपने आइटम निकाल कर रख रहा था और हर एक आइटम बहुत ही ज्यादा रेयर थे। ये चीजें हार्नली ने मार्केट में कभी नहीं देखी थी और यहाँ पर तो इतने महंगे ट्रीजर थे कि एक नॉर्मल कोल फॉर्मेशन का कल्टिवेटर अपनी पूरी वेल्थ भी अगर ऑफर कर दे तो वो नहीं खरीद सकता। जब भी किसी कल्टिवेटर का टर्न आता था तो वो नेचुरली अपने रैंक के हिसाब से एक वैल्यूएबल आइटम निकालता था, लेकिन ये ऑब्वियस है कि सबका ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हुआ। कुछ आइटम बहुत ही ज्यादा अनफैमिलियर थे और कुछ बहुत ज्यादा रेयर थे। उनकी कीमत इतना ज्यादा था कि कोई उससे पा ही नहीं सकता था। फिर भी सभी नेशन सोल के कल्टिवेटर काफी एक्सपीरियंस थे, इसलिए कोई भी अनफेयर ट्रेड नहीं कर रहा था। हार्नली के सामने चाइल्ड फायर ड्रैगन और ओल्ड मैन ल्यू बैठे थे। दोनों ने अपने आइटम पहले ही निकाल लिए थे। चाइल्ड फायर ड्रैगन ने एक बॉल साइड ट्राई कलर्ड फ्लावर निकाला था जो पिल रिफाइनमेंट के लिए काफी अच्छा था। ये स्कारलेट एसेंस मशरूम जितना रेयर नहीं था, लेकिन फिर भी एक वैल्यूएबल आइटम था। और क्योंकि उस चाइल्ड फायर ड्रैगन को पॉइजन मार्क वुड चाहिए था इस ट्रेड के लिए तो पर किसी के पास वह होता ही नहीं, इसलिए वह डिसपॉइंट होकर बैठ जाता है। लेकिन ओल्ड मैन ल्यू ने अपने आइटम से काफी अच्छा ट्रेड कर लिया था। उसने एक बोटर स्पीड हारिप को निकाला था जिसका हार्नली ने पहली बार नाम सुना था और उसके बदले उसने एक ट्रेड में 25 रेड शॉर्ट को ले लिया था। यह शॉर्ट वह खुद रिफाइन नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी एज ज्यादा हो चुकी थी, तो ऑब्वियसली था वो किसी और को देना चाहता था। और अब हार्नली का टर्न था, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।